हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम क्लास 10th के चैप्टर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी डिटेल्ड मैनर में और काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें विदाउट मतलब जो भी हमारे लिए जिसका आरओआई हमारे लिए कम है या फिर जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल से टू द पॉइंट हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वालिटी में तो आप जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज देख सकते हैं, देन आप फर्दर परस्यू कर सकते हैं। जिन्होंने भी पिछले कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप स्टडीपीडिया के चैनल को एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। वहाँ आपके लिए काम की बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं एंड अलॉन्ग विद दैट आप वहाँ पे इन प्रीवियस चैप्टर्स के प्लेलिस्ट को भी खोलकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। आप देख ही सकते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, हमको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि इस एक एलिमेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया गया हमारे बुक में। इससे ही समझ में आता है कि ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। हमें पता है कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। सबकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, मेटल्स के बारे में भी, नॉन मेटल्स के बारे में भी, सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया। बट यहाँ पे कुछ तो बात होगी कार्बन में जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इस पे एक स्पेशल चैप्टर दिया गया। तो हम देखते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं। मैं बताया जा रहा है ना कि फूड फूड क्लॉथ बुक्स जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं ना, सब चीज क्या है, कार्बन से ही मिलकर बने हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सब कुछ क्या है, कार्बन बेस्ड है। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर, बट बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है मिनरल्स के फॉर्म में। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, इन सब में। एंड एटमॉस्फेयर में भी 0.03% ही कार्बन है। इतना हमें याद रखना है। हमें इतना याद रखना है कि हमारे अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में इन एटमॉस्फेयर में हमारे ज्यादा कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे 0.02% है, यहाँ पे 0.03% है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या किस तरीके से कार्बन में बॉन्डिंग होती है, कैसे बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे एक नया टर्म हमें देखने को मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या चीज है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या चीज है। हम आयोनिक बॉन्ड्स तो हमने पीछे पढ़े कि आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। अब कोवैलेंट का मतलब क्या है, शेयरिंग के थ्रू, कोवैलेंसी। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स अब के बारे में पहले हम देख लेते हैं क्या है कि उनके हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म में। हमें याद रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स अपने सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉल्यूशन एंड मोल्टेन फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉपर्टी, अब हमने देख लिया कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड क्या है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड डिफर करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो कार्बन कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हमने इसका अपोजिट देखा था आयनिक कंपाउंड्स में। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट। उसके बाद सेकंड देख रहे हैं हम यहाँ पे कि द कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, उसके बाद इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके बीच का इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और ये अपोजिट होता है आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमने देख लिया, ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फर्दर द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू आयन। यहाँ आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए आयंस नहीं क्रिएट होते। जैसे NaCl, NaCl क्या है, आयंस के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आयन है Na+Cl-, बस इस तरीके का आयोनिक कंपोजिशन हमें कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं दिखता है। यहाँ पे कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, आप एक बार हल्का सा नजर मार लेना इस पे। आपके एग्जाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ सकता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है हमारा एसिटिक एसिड का, सबसे कम है मिथेन का। ये याद रखना है। सेम गोज विद मेल्टिंग पॉइंट की, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मिथेन का मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो एक सीरीज आपको याद रख लेना चाहिए, एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। ठीक है, along with that यहाँ बताया जा रहा है कि the reactivity of elements explained as a tendency to attain। ये सब चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। फोर सेल, आउटर सेल में होता है क्या, होता है क्या नहीं, सब चीज पढ़ चुके हैं। एक चीज बता देते हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो सी उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सी आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, हमें या तो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के सेल को डोनेट करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है, और इसमें एनर्जी या तो रिलीज होगी या लूज होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर 4 इसके आउटर मोस्ट सेल में है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये चारों सेल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे
या इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कार्बन के पास। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है कि दो आप अपने कार्बन दे दो, दो मैं अपने दे दूंगा। नीड के हिसाब से ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ना कि डोनेट करता है। या डोनेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये गेन नहीं कर सकता, ये भी डिफिकल्ट है, और लूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी चार्ज निकालने में, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि अब इस प्रॉब्लम को कार्बन कैसे ओवरकम करता है, तो शेयर करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। बट क्या सिर्फ कार्बन ही ऐसा करता है? तो आंसर है नहीं, नो, सिर्फ कार्बन ऐसा नहीं करता। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। और भी कई एक एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल्स अपने फॉर्म करते हैं शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, हम एग्जांपल आगे देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसा करते हैं। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइटम्स भी हाइड्रोजन को शेयर करके ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, क्योंकि द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k cell and it requires one more electron to fill the k cell. So two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen H2. ठीक है, तो इस तरीके से H शेयर करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर वो एनवायरनमेंट में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये शेयरिंग इस तरीके से होती है। तो हमने पहला एग्जांपल देखा हाइड्रोजन में। दूसरा देखते हैं हम कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख लेना। इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। किस तरीके से कार्बन किसके साथ रिएक्ट करके कैसा बॉन्ड बनाता है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, कैसे डबल बॉन्ड ये सब बनते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस तरीके से होता है, डज दिस मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के फॉर्म में था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ से जो हमारा मेन स्टार्ट होता है कि मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। आपके एग्जाम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि बायोगैस का सबसे मेजर कंटेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है। तो वो क्या है, मीथेन है, वाइडली यूज्ड फ्यूल की तरह यूज होता है, और मेजर कंटेंट है किसका, बायोगैस, एंड साथ साथ सीएनजी का, ये याद रखना है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये हमने 9th में डिस्कस किया है। आप 9th की केमिस्ट्री को एक बार फिर सीरीज में से देख कर आए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। हमने ये चीज देख लिया है। अब यहाँ पे हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। ये चीज याद रखना है कि उनके मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सबसे पहली बात। बट उनके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस वीक होते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स के अंदर का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बट जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो इसके अंदर जो एटम्स है ये अंदर स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बट दो मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो इनके बीच का फोर्स क्या है, ये वीक है। यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वीक है, बट क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर का फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये चीज याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट, विद इन मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटर का मतलब बाहर, दो के बीच में, यानी इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वीक फोर्स। ये वीक होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इजिली ये बॉन्ड टूट जाता है और मेल्ट कर जाएगा, बॉयल हो जाएगा। इसी वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो रीजन समझ में आ गया कि किस वजह से लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपाउंड्स का। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि कल को एग्जाम में आ सकता है असर्शन इन रीजन। असर्शन में दे देगा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड रीजन में दे देगा आपके कि हाँ, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। इसी वजह से वो इजिली ब्रेक कर जाता है और कार्बन कंपाउंड्स इजिली मेल्ट और ये बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ कहा जा रहा है। फर्दर, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकंड, इनके बीच में शेयरिंग हो रही है, डोनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आयंस का क्रिएशन नहीं होगा, ना पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन। ठीक है, अब कल को मैं फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब जहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो वहां पे कैसे फ्लो करेगी इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये सब चीज में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, चार्ज रहेगा तब तो फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे शेयरिंग से बॉन्ड बना है, नो आयंस नो चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर अपोजिट टू आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे एक टर्म है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये अब एलोट्रोप्स क्या होता है, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ कार्बन इन डिफरेंट occurs in different forms in nature, widely varying in physical property। यहाँ से आपको
एलोट्रोप्स का डेफिनेशन मिल गया कि ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब एग्जाम में आपके आ जाएगा कि एलोट्रोप्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने सही से नहीं समझा होगा तो यू विल मार्क इट करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक वर्ड बिल्कुल ध्यान में रख लेना है कि वहां पे कार्बन का वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रोप्स के डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। अब वो कैसे होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कार्बन के दो मेजर जो हमारे एलोट्रोप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन एटम से ही बने हैं, बट जिस तरीके से बने हैं ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे के कंपैरिजन में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है, स्ट्रक्चर है हमारा डायमंड का, ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, बट दोनों बना किस चीज से, कार्बन से, बट ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ग्रेफाइट में क्या है, ईच कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ठीक है, इसलिए हेक्सागोनल शेप आ रहा है यहाँ पे। ये देखो आप, एक ये कार्बन किस तरीके से सबसे मतलब 3 कार्बन से अटैच है तो हेक्सागोनल शेप बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये हेक्सागोनल शेप है, ये हेक्सागोनल। तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट में शेप कैसा होता है मॉलिक्यूल्स का, हेक्सागोनल एरे क्रिएट होता है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड thus the valency of the carbon is satisfied। ग्रेफाइट का क्या है कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल बीइंग रिप्रेजेंट, ठीक है, ये डिटेल बताया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम कि दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन, अब ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में क्या डिफरेंस है, हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात ये याद रखना है कि ग्रेफाइट और डायमंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, क्योंकि है तो दोनों कार्बन ही, है ना, है तो दोनों कार्बन ही, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब इससे कुछ आपको याद आना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज किसके सेम होते हैं, हमने पढ़ा था पीछे आइसोबार्स, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, सॉरी, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, और यही अपोजिट होता है आइसोटोप्स में, जहां पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो आइसोबार से मिलता जुलता है हमारा एलोट्रोप्स, जहां पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, सॉरी, आइसोटोप से मिलता जुलता इनका फीचर है, जहां पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ये याद रखना है कि डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो आज तक हमें पता है, और ग्रेफाइट क्या है, स्मूथ और स्लिपरी है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरे नॉन मेटल्स की तरह नहीं है जो कि हमने पीछे देखा था नॉन मेटल के एक्सेप्शन में, कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इनका फॉर्म इस तरीके से होता है, ये एलोट्रोप्स हैं। उसके साथ साथ डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू द प्योर डायमंड कैसे मिलेगा, तो प्योर कार्बन को हम बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर के पास लेके जाएंगे, उसके थ्रू हम डायमंड यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। these synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds, ठीक है, सेम ही दिखते हैं दोनों, नेचुरल डायमंड्स और सिंथेटिक डायमंड्स। एक थर्ड आइसोटोप भी होता है हमारा, बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस, ये क्या चीज है, तो ये अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप है। जो फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड बाय वाज C60 व्हिच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन फुटबॉल शेप, फुटबॉल शेप में इसमें कार्बन एटम अरेंज होते हैं, और ये किस तरह से लगता है, जियोडेसिक डोम शेप की तरह लगता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुलरेंस पड़ा। तो ये तीनों आइसोटोप्स थे, ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसको डिटेल में देखते हैं कि कार्बन की क्या खासियत है, ऐसा क्या वर्सेटैलिटी है इसकी, जिसके बारे में हम लोग इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया और इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे कार्बन के दो नेचर के बारे में बात की जाएगी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखते हैं अब हम ये है क्या, तो द नेचर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का जो नेचर है कार्बन का, इसकी वजह से क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाते हैं। दो फैक्टर नोटिस किए जाते हैं इसमें, इसके रीजन के पीछे क्या, सबसे पहला कैटिनेशन एंड दूसरा है हमारा टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, तो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो बॉन्ड बनाता है अदर एटम्स, कार्बन के अदर एटम से, और लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक करता है और लार्ज नंबर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, खुद के एटम्स के साथ लिंक करके, यही कैटिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनते हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन बनते हैं, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, ये रिंग में भी अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। एंड एडिशन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स भी बनते हैं, ठीक है। फर्दर कहा जा रहा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल, जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ये आपको बहुत बार आएगा आगे चल के, तो ये क्लियर रखना है कि सैचुरेटेड का मतलब
सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज, ठीक है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है, इसको ध्यान देना आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट, ये याद रखना। ये यहाँ नहीं, ये नहीं कह रहा है कि कोई भी अदर एलिमेंट कैटिनेशन शो नहीं करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट उस लिमिट तक नहीं करते हैं और उस एक्सटेंट तक नहीं करते हैं जिस एक्सटेंट तक क्या करता है कार्बन कंपाउंड करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन नहीं शो करता, अदर एलिमेंट्स भी है। जैसे यहाँ एग्जांपल सिलिकॉन आपका बताया गया, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, बट कुछ टाइम तक ही, 7 to 8 एटम्स तक ही सिलिकॉन खुद को लिंक कर सकता है। उसके बाद कंपाउंड बहुत रिएक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से नहीं बन पाता। बट कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो स्टेबल भी होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी कार्बन की, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमने ये चीज देख लिया कि कैटिनेशन क्या है। उसके बाद टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है? टेट्रा का मतलब होता है यहाँ पे 4, और वैलेंसी का मतलब पता है, यानी 4 इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। कुछ मोनोवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं। तो इस तरीके से टेट्रा वैलेंसी की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये ज्यादा यूनिक है अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। फर्दर बताया जा रहा है कि द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये चीज याद रखना है कि जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। अभी इन कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। जनरली जब हम एलिमिनेशन करते हैं ना, तो हम देखते हैं एक्सेप्शनली है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे सही है, हर जगह एक्सेप्शनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक्सेप्शनली स्टेबल, यानी बहुत हद तक स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, सीसी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं सबसे पहले तो, और उसके साथ साथ एक्सेप्शनली क्या होते हैं, स्टेबल। ये दो आपको इनके फीचर्स याद रखने हैं कि ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। ये दो फीचर्स हमें ध्यान में रखने हैं कार्बन कंपाउंड्स के, ठीक है। फर्दर आगे अब हम देखते हैं क्या है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन के बॉन्ड स्मॉल साइज के बनते हैं, इसी वजह से जितना छोटा चीज उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड। अब छोटा है तो न्यूक्लियस क्या करता है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस का जो एनर्जी है वो इजिली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक भी पहुंचता है, आउटर मोस्ट शेल तक भी, और उसको बाइंड करके रखता है, ठीक है। दिस द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आया कि दो मेन प्रॉपर्टीज है कार्बन की, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन इतना अच्छा प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने देख लिया, यही चीज यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है। तो हमने देख लिया कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, तो आप ये चीज देख लो, ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये सारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड इन बाई सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में सारे वैलेंसीज सेटिस्फाइड है। आप देख सकते हैं कार्बन का ये बॉन्ड भी कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ कार्बन के बॉन्ड्स शेयर हो रहे हैं। बट डबल बॉन्ड में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये अनशेयर्ड है, यहाँ पे और हाइड्रोजन जब आ जाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट सकता है, यानी यहाँ पे अनशेयर्ड, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये और भी रिएक्ट कर सकता है, पर ये स्टेबल हो चुका है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये नॉन रिएक्टिव, वही चीज कहा जा रहा है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके पास शेयर करने के लिए बचा ही नहीं, बट यहाँ पे इस कार्बन के पास बचा हुआ है, ठीक है। दो दो, बट यहाँ पे एक एक जो बचे हुए हैं यहाँ पे इनके पास, वो चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस तरीके से जिसके पास बचे हैं, जिसका कार्बन एटम मतलब शेयर नहीं हुआ है, वो अनसेटिस्फाइड है, वो रिएक्ट और भी कर सकते हैं, पर जो सिंगल बॉन्ड है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो सैचुरेट हो चुके हैं और वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम्स हैव डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, वही चीज फिर से बताया जा रहा है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये आपको तो अब से ये समझ में ही आ गया, तो अब ये रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि जो मोर रिएक्टिव है वो क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और सैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते या फिर नॉन रिएक्टिव है। अब चेन ब्रांचेज ये सब चीज बताया जा रहा है कि रिंग्स, यही चीज बताया जा रहा है कि कार्बन किस तरीके से चेन्स ब्रांचेज में भी फॉर्म होता है, रिंग्स में भी फॉर्म होते हैं,
बेंजीन ये सब के स्ट्रक्चर्स, तो वो चीज बताया जा रहा है। फर्दर यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आप देख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे आप देख लो यहाँ पे ये C4H10, यहाँ पे भी C4H10, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो H10, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक मिनट आगे, हाँ यहीं पे, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ये ये बेंजीन देख लिया, ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर है, ये सब चीज स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का होता है, हमने यहाँ पे देखा। फर्दर all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। आप देख सकते हैं इन सब में ना सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कार्बन जब मिलते हैं तो इनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनको ऑल टुगेदर हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब ये तीन तरीके के होते हैं, जो सैचुरेटेड अल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड में दो तरीके के होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब आपको अगर इसका फॉर्मूला याद रखना है कि कितने हाइड्रोजन होंगे कितने कार्बन के साथ, तो याद रखना है कि अल्केन्स जब होगा तो अल्केन क्या है, ये सैचुरेटेड है, तो इसका फॉर्मूला था CnH2n+2। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है कि जितने कार्बन आइटम होंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे 10 कार्बन आइटम मैं दे देता हूँ, 4 देता हूँ, चलो C4, तो हाइड्रोजन इस पे कितना होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 2, यानी C4H10, जो कि अभी ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर में। ये सारे सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे ANE लगे, एन्स, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये अल्केन्स यानी इथेन, ये क्या है, हमारा ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन क्या होता है, ये हमारे एलपीजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलपीजी में यही डाला जाता है, ठीक है। ये याद रखना, एलपीजी गैस इसी का बना होता है, ब्यूटेन को ही लिक्विफाई करते हैं, एलपीजी बनाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको आज पता चल गया कि C4H10 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। फर्दर अल्कीन्स क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको अल्कीन्स कहते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड रहेंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, वो अल्कीन, उनका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और एक अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2, तो ये अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, तो अल्केन हो गया सैचुरेटेड, ये दोनों अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। YnE जहां भी लग जाए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, वो हो जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। इथीन, प्रोपीन, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड। और प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, वो हमारा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम अपने उस पे। बताया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स हेटेरो एटम बताया जा रहा है, वही फंक्शनल ग्रुप ये सब के बारे में, कि अब ये है क्या फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे ये हैं इन हाइड्रोजन चेन, वन और मोर हाइड्रोजन आइटम को जब रिप्लेस किया जाता है किसी एलिमेंट के थ्रू, सच दैट वैलेंसी उनका सेम ही रहे, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, हेटेरो एटम, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, और वही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये ClBr रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है, अल्कोहल, जब OH लगा रहेगा तो अल्कोहल होगा। COH हो, CHO हो तो एल्डिहाइड है हमारा, CO हो तो कीटोन है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली आपको दो के बारे में ही पढ़ना है, बाकी ये एल्डिहाइड और कीटोन आपको 11th और 12th की क्लास की केमिस्ट्री में ज्यादा है। यहाँ पे हम अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको इनका ये याद रखना है बस। OH माइनस, माइनस नहीं है ये, एक्चुअली ब्रांच दिखाया गया है, ये OH हो गया, और ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल, ठीक है। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज क्या है, तो वही ऐसी सीरीज जो एक पर्टिकुलर -CH2 यूनिट से डिफर करती है, इंक्रीज करती है, उसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बस यही चीजें यहाँ बताया गया। अब बताया जा रहा है कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज द ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज मतलब रिड्यूस होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वही चीज है कि जब ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है कि जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज करता है, जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, एंड जितना ज्यादा मेल्टिंग मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाता है, यानी उस वो कम फिजिकली एक्टिव रहेगा, उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रिड्यूस हो गई। तो ऐसे याद रखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी
किस चीज पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। जैसे OH है तो अल्कोहल, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी दूसरा होगा। COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, तो ये सब चीज, हाइड्रोकार्बन ही सिर्फ है, C4H10 है तो ये अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। नॉमेनक्लेचर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, नेमिंग वेमिंग एग्जाम में आपके डायरेक्ट नहीं आता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी कितना स्ट्रांग है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है क्या नहीं। अब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकली कैसे एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले कंबशन के बारे में देखते हैं। कंबशन क्या होता है, तो कंबशन क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये याद रखना आपको, ये भी एक्सोथर्मिक है। कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट। कार्बन के किसी भी एलोट्रोप को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट, ये याद रखना है। ठीक है, दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ये याद रखना है आपको। कुछ कार्बन कंपाउंड्स का एग्जांपल देख सकते हैं आप, नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जा रहा है कि विल गिव, जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विल गिव अ येलो सूट फ्लेम विथ लॉस ऑफ ब्लैक स्मोक। जब हम आग जलाते हैं तो जहां पे हमें बिल्कुल क्लीन फ्लेम मिलेगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल क्लीन फ्लेम देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं बहुत सारे ब्लैक स्मोक के साथ। ठीक है, इसी वजह से सूटी डिपॉजिट, कभी कभी चूल्हे पे ब्लैक डिपॉजिट जो हो रहा था वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, बट लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, एयर का सप्लाई भी कम हो जाएगा तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा। जब गैस सिलेंडर हमारा खत्म होने वाला रहता है तो भी वहां पे लाइट्स के कलर आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं, वो भी क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन है। ठीक है, फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कि इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैक, जो बर्तन हमारे काले हो जाते हैं, इसका मतलब जो हमारे जो स्टोव्स हैं उनके होल्स ब्लॉक हो चुके हैं और फ्यूल वेस्ट हो रहा है, फ्यूल में कंबशन सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक सूटी फ्लेम दे रहा है और वो ब्लैक डिपॉजिट हो जा रहा है। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, आपको ये याद रखना, तभी तो एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। NOx एंड SOx जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट की तरह एग्जिस्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन में, इन्हीं वजह से, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम में क्या है, कुछ नाइट्रोजन के अमाउंट और सल्फर के अमाउंट भी हैं। ठीक है, देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हिच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फर्दर बताया जा रहा है कि अ कैंडल और द LPG गैस स्टोव बर्न्स विद अ फ्लेम। ठीक है, बट कोल और चारकोल इन एन अंगीठी गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। विदाउट अ फ्लेम देखा होगा आपने, ऑरेंज ऑरेंज लास्ट में जलते रहते हैं कोल, और जो हमारे चारकोल होते हैं अंगीठी में ठंडी के टाइम पे, ठीक है, वो उसमें आग नहीं जलता रहता बट ऑरेंज ऑरेंज जलते हैं। क्यों होता है ये, कि बताया जा रहा है कि दिस इज बिकॉज अ फ्यूल इज ओनली प्रोड्यूस्ड, फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है तभी फ्यूल फ्लेम प्रोड्यूस होता है। जैसे कैंडल, LPG जलाते हैं तो फ्लेम निकलता है ना, बिल्कुल फ्लेम। बट जो अंगीठी में हमारे लकड़ी उकड़ी जलाते हैं हम लोग जब ठंडी में, तो उसमें क्या होता है कि वो फ्लेम के बिना जलता है, वो ऑरेंजिश कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे गैस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हेन वुड और चारकोल इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज, उनके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, पहले तो वो आग की तरह जलते हैं फ्लेम की तरह, उसके बाद उनके अंदर का जो गैस होता है वेपराइज हो जाता है, फिर उनके अंदर गैस खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो फ्लेम नहीं शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे होता है इसमें। तो यहाँ बताया कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन, जो कि हमने पीछे भी देखा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा हो रहा है और यहाँ पे कंबशन इजिली हो जाता है कार्बन कंपाउंड्स का। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद रिलीज ऑफ हीट एंड एनर्जी, इसी को हम कंबशन कहते हैं। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया कार्बन कंपाउंड का, यही अल्कोहल। आप देखो ये OH लगा है, यानी अल्कोहल है, यानी इसके लास्ट में OL लगता है, ये याद रखना। इथेनॉल दो है तो यानी इथेनॉल हो गया ये। तो अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बनता है, उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, याद होगा आपको। इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन गया। अब ये क्या है, हमारे
अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको ये याद रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ऑक्सीडाइज जो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन्होंने अल्कोहल को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। सम सब्सटेंसेज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, ठीक है, वही चीज बताया जा रहा है कि उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड्स, जो कि मैंने बता दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आपको यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो वो चीज हम देखते हैं कि ये क्या है। तो बताया जा रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स add hydrogen in the presence of catalyst such as palladium and nickel to give saturated hydrocarbons। आप सीएफएफ के शायद 2023 या 2022 का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि हाइड्रोजनेशन किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराए जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। मतलब अब देखो आप यहाँ पे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है क्योंकि, तो ये क्या है, ये हमारा अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन को हमने रिएक्ट कराया है किससे, H2 से, किसके प्रेजेंस में, निकल के। यहाँ पे पैलेडियम भी यूज कर सकते थे, यानी निकल एंड पैलेडियम। आपको नाम याद रखना है, निकल एंड पैलेडियम। के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, निकल एंड प्लेटिनम, आप याद रखोगे, पैलेडियम प्लेटिनम एग्जाम में इतना दिमाग काम नहीं करेगा, ऑप्शन सही कर दोगे, बट यहाँ याद रखना है निकल और पैलेडियम, ये क्या करते हैं, इनके साथ जब हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और इन दोनों बॉन्ड पे ये हाइड्रोजन जाके, H2 है, 2 बॉन्ड निकले यहाँ से, इन दोनों पे लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बॉन्ड ही थे ये, अब यहाँ 6 बॉन्ड हो गए, यानी निकल ने क्या किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यही हमारा एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया एक्स्ट्रा ना, यहाँ पे 4 ही बॉन्ड थे, ये यहाँ पे 6 हो गए, यानी ऐड हो गए 2 बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन, इसी को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है हमारा, ठीक है। यही हमारा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फॉर्म हो गया, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये क्या है, एनिमल फैट हो जाता है। ये जो सैचुरेटेड फैट्स है ये हमारे एनिमल फैट्स है, और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखते हैं, जो हमारे कुकिंग के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपको पता है ये डालडा कहा जाता है, जो डालडा हमारे रेगुलर हमारे घर में यूज होता था पहले, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, बट जो अभी हम लोग ऑयल्स यूज करते हैं वो अच्छा है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है, ये एनिमल फैट से बना होता है, ये सैचुरेटेड होता है, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। बट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। बताया जा रहा है कि जो हमने पीछे ही पढ़ा, जो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स है उनके पास अब शेयरिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सारे उनके बॉन्ड पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड है। तो मेनली मोस्टली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं या फिर इनर्ट होते हैं बहुत सारे रिएजेंट्स के प्रेजेंस में। However, in presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. But कुछ एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे क्या होता है, वो रिएक्ट कर जाते हैं। जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन उसमें ऐड करते हैं तो बहुत फास्टली ये रिएक्शन होता है, और क्या होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रहा है और हमारा क्लोरोफॉर्म बन रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, तो सपोज ये कार्बन था, CH4 है ना, ये एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 3 4, H एच एच एच, ठीक। इसको हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, क्लोरीन क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, और ये एच हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, CH, कितना हाइड्रोजन रहे अब, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन एंड एक Cl आ गया, यहाँ पे ऐड हो गया हमारा, यानी CH3Cl बन गया, और हाइड्रोजन एक Cl से निकल के चला गया। Cl2 के साथ हमने रिएक्ट कराया था ना, तो एक हाइड्रो Cl यहाँ आ गया, एक Cl बचा रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गया, ये निकल गया और ये हमारा मिल गया। यानी बहुत एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, जहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड में भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स के हमें यहाँ रिएक्शंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इसके बारे में, और उसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, तो इथेनॉल जनरली अल्कोहल जो होता है उसको कहते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारे ऑल सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। फर्दर मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, इसमें हम इसको टिंचर ऑफ आयोडीन में, ठीक है। क्योंकि इथेनॉल क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है किसी भी प्रोपोर्शन में, इन ऑल प्रोपोर्शंस याद रखना, ये सब एक्सट्रीम वर्ड यही सब है जहाँ पे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ऑल प्रोपोर्शन में भी सोल्यूबल है, ये याद रखना है, ठीक है। छोटे से अमाउंट में कंजम्पशन
अल्कोहल का हमें नशे की फीलिंग दे देता है, ड्रंकेननेस जिसको कहते हैं। फर्दर इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल एब्सोल्युटली अल्कोहल कैन बी लीथल। यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर एकदम प्योर इथेनॉल होता है ना, उसका छोटा अमाउंट भी लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत ज्यादा हमारे लिए लीथल है। ठीक है, ये चीज अल्कोहल का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इथेनॉल क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। सबसे पहला रिएक्शन, इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो जब भी इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, जैसे ये इथेनॉल है हमारा, ये सोडियम के साथ रिएक्ट किया, H2 निकल जाता है और यहाँ पे Na जाके ऐड हो जाएगा, तो ये सोडियम इथोक्साइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड वाइल विथ इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करता है इथेनॉल, ये देखते हैं। अनसैचुरेटेड पता ही है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमने जब हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे एक्सेस एट 443 केल्विन, ठीक है, तब क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में। ठीक, जो कि हमारा ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये चीज आपको ये याद रखना है कि जब अल्कोहल को हम हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वापस से एथीन मिल जाता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, द कंसंट्रेटेड H2SO4 कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच रिमूव्स वाटर इन द इथेनॉल। आपको ये याद रखना है कि वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है हमारा वो डिहाइड्रेट कर दे रहा है। यहाँ से H2O निकल गया हमारा, ठीक है, एक H यहाँ से निकला, एक H ये निकल गया, एक O निकल गया, H2O निकल गया। यहाँ क्या बचा, दो हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये CH2 ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारे इथीन बन गया और वाटर बाहर निकल गया, यानी इसमें से वाटर को निकाल दिया गया, तो डिहाइड्रेट कर दिया गया वाटर निकाल के। एंड कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हमने क्या अचीव एक्वायर किया, हमने इथीन मिल गया, हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। एक मिनट, ठीक है। फर्दर हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स। अल्कोहल्स का इंपैक्ट क्या है हमारे ऊपर, तो बताया जा रहा है कि अनलाइक इथेनॉल, इथेनॉल के बारे में तो हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या है क्या नहीं। इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। जब मिथेनॉल हम कंज्यूम करते हैं तो उसका इवन स्मॉल क्वांटिटी डेथ कॉज कर सकता है। मिथेनॉल क्योंकि हमारे लिवर में ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, मिथेनल, ये हो गया एल्डिहाइड। जब भी Al लग जाए तो एल्डिहाइड। तो ये याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर मिथेनॉल लिवर में कहाँ पे मिथेनॉल बनाता है, लिवर। ये एक एक चीज आपको पढ़ना है, इस तरीके से रीड बिटवीन द लाइंस कहा जाता है। जब टॉपर्स कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस होना चाहिए एनसीईआरटी के, तो क्या है, किस तरीके से बिटवीन द लाइंस रीड करते हैं कि मिथेनॉल एग्जाम के पर्पज से कैसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ में ध्यान रखना कि मिथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ये भी याद रखना कि रिड्यूस नहीं होता है, ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बना लेता है लिवर में। कहाँ पे, लिवर में, यानी मिथेनॉल, ठीक है, रिएक्ट हो ऑक्सीडाइज होता है और मिथेनॉल बनाता है। ठीक है, ये मैं Al लिख दे रहा हूँ, ये OL लिख दे रहा हूँ। कहाँ पे, लीवर में। तो ये याद रखना, लीवर में मिथेनॉल बन जाता है। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं कि मिथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल्स। सेल्स के साथ मिथेनॉल बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और क्या करता है, कोएगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को, ये गाढ़ा कर देता है प्रोटोप्लाज्म को। जैसे कैसे एग को बॉयल करते हैं तो अंदर का लिक्विड क्या होता है हमारा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके से हमारा ब्लड वैसा हो जाएगा। ब्लड क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म ऐसा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, ऑप्टिक नर्व हमारा कोलैप्स कर जाएगा और ब्लाइंडनेस हो जाएगा हमें। इथेनॉल इज, ये हमारे मिथेनॉल का इम्पैक्ट था, मिथेनॉल का, क्योंकि मिथेनॉल जो होगा मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा कब, ऑक्सीडेशन के थ्रू। ये याद रखना है, क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देगा हमारे बॉडी में, जिससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व हमारा अफेक्ट होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आंख से हमें दिखना बंद हो जाएगा, हम अंधे हो जाएंगे। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सॉल्वेंट। अब इंडस्ट्री में इथेनॉल यूज होता है, तो अब कैसे उसके लेबर्स इथेनॉल को कंज्यूम करना बंद कर देते, तो उसके लिए हम उसको डीनेचर करते हैं। अब डीनेचर कैसे करते हैं, वो सब चीज डिटेल प्रोसेस है। हम मिसयूज को रोकने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट कर देते हैं। लाइक हम क्या ऐड कर देते हैं उसमें, मिथेनॉल ऐड कर देते हैं। अब ऐसा पॉइजनस चीज हम ऐड कर देंगे तो लोग इसको पियेंगे नहीं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। जो अल्कोहल का नेचर हमने चेंज कर दिया। अल्कोहल का नेचर क्या था, पी के मस्त मौला हो जाना, हमने उसको क्या किया, उसमें मिथेनॉल ऐड कर दिया, मिथेनॉल ऐड कर दिया एक्चुअली, जो कि बॉडी में जाके क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। कैसे, ऑक्सीडाइज होके जो क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। तो इस तरीके से मिथेनॉल हमने ऐड कर दिया और ये अल्कोहल डीनेचर्ड हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये चीज हो गया। अब इथेनोइक एसिड के बारे में देख लेते हैं।
कि ये कॉमनली यूज्ड एसिटिक एसिड है हमारे बॉडी में, बॉडी बोल रहे हैं सॉरी, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, इथेनॉल को हम, ठीक है, जो एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। इथेनॉइक एसिड का 5 to 8% वाटर में हम जब डाल के मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। ये क्वांटिटी याद रखना है, बस 5 to 8% ही एसिटिक एसिड डालते हैं उसमें, एंड विनेगर वाइडली यूज होता है कहाँ, आपको पता है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसिटिक इथेनॉइक एसिड, इसी को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन, और ये क्या होता है, इजिली फ्रीज कर जाता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है और ये इजिली फ्रीज हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ग्लेशियल का मतलब आइस, फ्रीजिंग, ठीक है। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड, जो हमारे नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो होते हैं जैसे HCl, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब इनका रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि स्टरीफिकेशन क्या होता है। तो ये जो रिएक्शन है आपका, इसी को स्टरीफिकेशन कहते हैं, जहां पे इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल CH3CH2COH एसिड के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है CH3COO, सॉरी CH3C2H, सी, एक मिनट, CH3COC2H5, आई गेस यही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ये जो फॉर्मूला है, ये एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम ईस्टर कहते हैं, और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो ईस्टर्स आर क्या है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन, जहां पे हमें ईस्टर्स फॉर्म हो रहा है। ईस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, याद रखना है, इथेनोइक एसिड्स और इथेनॉल के रिएक्शन से हम ईस्टर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल, एसिड एंड अल्कोहल के रिएक्शन से बनते हैं। अब ये रिएक्ट, इथेनोइक एसिड्स रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट गिव्स ईस्टर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल के रिएक्शन को के एसिड के प्रेजेंस में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर मिलता है, हमें याद रखना। अब ईस्टर है क्या, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जिससे हम परफ्यूम बनाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज करते हैं। बट जब इनको हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक अल्कली है, ठीक है, द ईस्टर वापस से कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, एंड द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसको हम वापस से रिएक्ट कराएंगे NaOH से, तो ये वापस से क्या होगा, इस अल्कोहल और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, नाम से ही थोड़ा लग रहा होगा, सैपोनिफिकेशन, सोपनिफिकेशन, जिसका यूज हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप में करते हैं। यानी स्टरीफिकेशन का अपोजिट रिएक्शन सैपोनिफिकेशन, स्टरीफिकेशन का रिएक्शन से क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है, जिसका यूज हम करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम बनाने में। और वहीं पे जब हम इसको वापस से रिवर्स कराते हैं तो अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जिसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पोटेशियम, मतलब सोप बनाने में करते हैं। अब सोप होता है क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये याद रखना है कि सोप सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट से लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये हाँ CH3COOC2H5 ये होता है हमारा ईस्टर, ठीक है, जो कि मैं पहले लिख रहा था। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो ये अल्कोहल मिल गया हमें, और सोडियम इथॉक्साइड मिल गया, ठीक है, ये चीज मिल गया। अब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो एसिड ही है और ये हमारा बेस है, यानी इसका रिएक्शन कराने पे सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। तो इस तरीके से सैपोनिफिकेशन, स्टरीफिकेशन होता है, ठीक। फर्दर रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। इस सॉल्ट को कॉमनली हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये CH3COONA ये सोडियम एसीटेट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम किसी बेस के साथ इसका यहाँ पे रिएक्ट करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो Na2CO3 क्या है, ये हमारा वॉशिंग सोडा है, और NaHCO3 जो कि बाइकार्बोनेट है, हमारा बेकिंग सोडा है। ये चीज आ गया। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ये क्या है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चन आपके इस बार के CISF LDCE 2025 का क्वेश्चन है, करंट ईयर क्वेश्चन, आप चेक करना एक बार, ठीक है, कि सोप्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट से लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। इनका आयोनिक एंड क्या होता है, इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, और कार्बन चेन इंटरेक्ट करता है ऑयल के साथ। तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं, जहां पे एक एंड कनेक्टेड होता है ऑयल से और एक एंड कनेक्टेड होता है बाहर की तरफ, ठीक है। वही ये मिशेल होता है। ये होता है क्या, एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई कपड़ा गंदा है तो कैसे
क्लीनिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। तो जो सोप होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के दो एंड होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक एंड हो गया वाटर फोबिक और ये हो गया वाटर फिलिक, ठीक है। उल्टा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये हो गया वाटर फिलिक, ये हो गया वाटर फोबिक, ठीक है। तो ये होता है कोवैलेंट कंपाउंड, जो वाटर से दूर जाता है वो होता है कोवैलेंट वाला टाइप पार्ट। और आयोनिक एंड जो होता है हमारा वो क्या होता है वाटर फिलिक, यानी पानी से इसको डर नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो वाटर फोबिक है पानी से भाग रहा है तो ये डर्ट पे जाके कपड़े पे चिपक जाएगा, इसका टेल और हेड पानी की तरफ जाएगा। तो जब ये क्या करता है पानी की तरफ भागता है तो ये डर्ट के साथ खींचा चला जाता है और ये कपड़े से गंदगी निकल जाती है, हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन है इसी को हम मिसेल कहते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ गया कि क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। हाइड्रोफोबिक टेल क्या है, क्लस्टर के इंटीरियर में। एक बार मैं साफ कर देता हूँ फिर आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। कि हाइड्रोफोबिक, फोबिया आपको समझ में, फोबिया मतलब डर, ऐसे याद रखना। फोबिया यानी पानी से बाहर, पानी से दूर, तो वो अंदर की तरफ जाके घुस जाएगा। तो वो क्या है इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर में। एंड आयोनिक एंड जो होता है वो क्या करता है सरफेस ऑफ द क्लस्टर पे होता है और वो मिसेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से क्लीनिंग मैकेनिज्म सोप का हमारा काम करता है। यही चीज आपका बस सोप का वर्किंग है। सोप होते क्या है, तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ कुछ ही क्या बताया जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। जब सोप का रिएक्शन हम कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ कराते हैं तो वाटर में हार्डनेस बनती है, ठीक है। अब डिटर्जेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि डिटर्जेंट्स आर एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, हाँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे रिएक्शन सोप का कराया हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स के साथ, तो क्या हो गया वाटर हार्ड हो गया। अब जब वाटर जब हार्ड हो जाता है तो हार्ड वाटर पे ना हार्डनेस ऑफ वाटर जब आ जाएगी तो वहां पे हमारे सोप्स नहीं वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहां पे उसके लिए हमें दूसरे चीज की जरूरत है, दूसरे रिएजेंट की यूज की जरूरत होती है, जो कि हमारा क्या होता है डिटर्जेंट। अब वहां पे डिटर्जेंट यूज करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट, क्योंकि वहां पे सोप का काम खत्म, सोप झाग ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे हार्ड वाटर में, जिसकी वजह से क्या होगा हमें डिटर्जेंट चाहिए। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स के क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस के, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। पहला वो क्या थे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, एक मिनट आप देखो यहाँ पे सोप्स हमारे क्या थे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट थे किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड थे। अब ये कैसे डिफरेंट है हमारे डिटर्जेंट से, तो डिटर्जेंट्स क्या है सोडियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड्स के, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड अमोनियम सॉल्ट्स हैं विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये दोनों के पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। चार्ज एंड्स of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in the hard water। insoluble precipitate नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। thus they remain effective in hard water, इसी वजह से वो इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। तो इस तरीके से डिटर्जेंट का यूज हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वो स्कम नहीं क्रिएट करते हैं हार्ड वाटर में, जो कि इनसोल्यूबल पार्ट है। सोप क्या करता है इनसोल्यूबल पार्ट क्रिएट कर देता है स्कम, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे जाकर वो, और वो सॉल्यूबल नहीं हो पाता है सोप किसमें हार्ड वाटर में। बट डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा नहीं, वो सॉल्यूबल हो जाते हैं हार्ड वाटर में। वो क्या करते हैं इनसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, जिसको हम क्या कह रहे हैं सोप स्कम कह रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से वो इफेक्टिव रहते हैं हार्ड वाटर में, डिटर्जेंट्स में। इसका यूज हम करते हैं शैम्पू मेकिंग में और क्लीनिंग क्लॉथ्स में, ठीक है। तो अब सोप का समझ में आ गया कि लॉन्ग सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। वहीं पे डिटर्जेंट्स क्या है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड आयंस। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। ये हमारा चैप्टर 4 भी खत्म हो गया है। यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड्स अब आप रिवीजन करो एंड पीवाईक्यूज लगाओ, आपका यही काम है। इन दी एंड लास्टली आपका एक और चैप्टर रहता है जो कि है पीरियोडिक टेबल, चैप्टर 5। ये चैप्टर 4 भी डन है, अब चैप्टर 5 बचा जो जल्दी हम निपटा लेंगे, इसको भी खत्म कर लेंगे। टिल देन जय हिंद।